हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा अग्रवाल। देखिए, आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। किसके? यूपी पीसीएस के। पीसीएस के। देखिए, अगर आप जा रहे हैं तो मैंने बताया तो उसमें पीवाईक्यू का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप कोई भी एग्जाम देखने जा रहे हैं, इसके देखे बिना आपको एग्जाम देने आपको जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें मेरा क्या प्रयास रहेगा, ऐसा तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको कैसे बताएं, इसमें कौन से मैथड यूज करें। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आ भी नहीं रहा है तो उसमें आपको कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसमें एलिमिनेशन टेक्निक भी बताऊंगी। ठीक है, और अगर जैसे असर्शन और रीजन्स वाला आएगा तो इसको भी कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। और कभी मिलान के बारे में भी आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करें कि वहां तक आंसर तक आप गेस कर ले जाएं। ठीक है, ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्राचीन भारत में। देखिए, वैसे भी हमारी हिस्ट्री में मॉडर्न का तो वेटेज बहुत है, यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत की इतिहास है उसका तो बहुत ज़्यादा वेटेज तो है ही है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल रहा है। प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं, एंशिएंट से, मिडल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और मॉडर्न से तो आ ही रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जब भी कभी ऐसा आपको लगे कि आपको मिलान पूछा हुआ है, मिलान आपको दिया हुआ है और ऐसे 4 आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप सबसे पहले क्या किया करिए कि इनमें से जो भी आपको आ रहा हो सबसे पहले उसे टिक करिए। देखिए, नेवासा, ईशमपुर, डीडवाना, गुडियाम गुफा। तो मुझे लगता है कि डीडवाना झील कहाँ पे है, सबको पता होगा, राजस्थान में है। तो आप सी का वन वन क्या करेंगे, टिक के ले जाएंगे। तो यहाँ पे सी का वन कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, एक में ये दिया हुआ है और एक यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो देख रहे हैं, तो 2 हमारे ऑप्शन पैसे भी एलिमिनेट हो गए हैं। कौन कौन से? बी हो गए, डी इस ये तो हो ही नहीं सकता। अब इनमें से क्या बचा हुआ है, देखते हैं। इनमें से ये हो ही सकता है। एक सेकेंड। कौन कौन से नहीं हो सकते हैं? इसमें हमने बताया भी, डीडवाना कहाँ, राजस्थान में, सी का वन, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब देखिए, आपने अगर देखा होगा नेवासा, नेवासा कहाँ पे हमारा? महाराष्ट्र में है। तो ए का थ्री थ्री कहाँ है? ये देखिए मिल गया। तो देखिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक, नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कहाँ है बताइए? ईसमपुर कहाँ है हमारा? ईसमपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। और गुडियाम गुफा कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? ये देखिए फैक्ट वाला क्वेश्चन है। और ऐसे फैक्ट क्या होते हैं ना, अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। बट कोई नहीं, घबराइए मत। देखिए क्या है इसमें, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है। जो चरक संहिता है 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बताइए। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, ये भी सही है। तो दोनों हमारे सही है। जो वायु पुराण है जो गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है, और जो विष्णु पुराण से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की राजधानी में मिलती है। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्न वही इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। देखिए, जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। जहाँ पे ऐसे लगे कि मेरे को कि ऐसे ही करवाना है तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? देखिए, आप पीवाक्य लगाने से क्या होता है आप अभी देखेंगे। मैं अभी 2023 के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ, 2022 का भी कराऊंगी, 21 भी कराऊंगी, 20 भी कराऊंगी। तो आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे क्वेश्चन बनता ही है। देखिए, ये जो हमारा दर्शन प्रचारक से है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और डिफरेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसे आपको जरूर टॉपिक क्लियर कर लेना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है और आंसर देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? वैशेषिक पतंजलि, न्याय गौतम, मीमांसा कणकनद, उत्तर मीमांसा कपिल। इसमें से पूछा सही कौन सा है? देखिए, जो वैशेषिक का क्या हो जाएगा? कणाद मुनि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कणाद मुनि। वैशेषिक। देखिए, थोड़ा सा कुछ टिक लगा के याद करेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में इतना ज़्यादा एग्जाम का प्रेशर रहता है कि आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर। तो आपसे ह्यूमन एरर गलत ही क्यों हो? ठीक है, वैशेषिक मतलब इसको आप रिलेट कर सकते हैं विशेष से। तो विशेष कौन होते हैं? मुनि लोग होते हैं। कौन होते हैं? विशेष लोग, मुनि होते हैं। न्याय, न्याय कौन करता है? गौतम। तो इसको याद रखिएगा, न्याय कौन करता है? गौतम याद करता है। पूर्व मीमांसा, मीमांसा अभी बाबा याद करिए। पूर्व मीमांसा, मीमांसा मतलब जैमिनी। मी इसमें आ रहा है तो मी इसमें आ रहा है। मीमांसा जैमिनी। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा। इसमें पूर्व मीमांसा है, पूर्व मतलब मी के बाद जय लग गया। ठीक है, इसमें वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा बदरायण। क्या हो जाएगा? बदरायण। थोड़ा से जो वर्ड है वो कठिन है, बट कोई नहीं, 2-3 बार आप पढ़ेंगे या तो चल। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं भी पढ़ाऊंगी तो आपको देखने को मिलेंगे। यही होता है पीवाईक्यू देखने का कि इससे हमारे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया डिफरेंट एग्जाम में। ठीक है, कौन क्या पूछा? पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है, बताइए कौन सा है? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर या राखीगढ़ी। तो देखिए,
इसमें आपने पढ़ा है हमारा पूर्वी, पूर्वी हमारा सीमांत कौन करता है बताइए। पूर्वी जो हम देख रहे हैं आलमगीरपुर क्या है, पूर्वी जो हमारा है ये आलमगीरपुर, ये कहाँ है, यूपी में है, याद रखिएगा। और जो हमारा पश्चिमी है, जो हमारा पश्चिमी है ये सुतकानगन है, ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है। और जो इसका उत्तरी है, उत्तरी नॉर्थ की तरफ है क्या है, मांडा है। एक है मांडी है, एक मांडा है। जो मांडी है ये हमारा उत्तर प्रदेश में आएगा, लेकिन जो मांडा है याद रखिएगा, जो मांडा है ये हमारा कहाँ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट याद रखिएगा, क्योंकि एक बार मांडी पूछा गया था, ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। और हमने बताया तभी ये हमारा पूर्वी में आलमगढ़, पश्चिमी में सुत कांगेंडोर है, और हमारा जो नॉर्थ में है, जो हमारा नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है, ये हमारा है मांडा है। और दक्षिणी के बाद हमारा दायमाबाद है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इसकी लोकेशन भी पूछी जाती है, दायमाबाद कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। ये देखिए, इससे ना क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको ना, भले आपको और कुछ मत पढ़िए, लेकिन थोड़ा सा आप ना ये किस क्रम में आए हुए हैं इसको ध्यान में रखिएगा। तो पहले हमारे कौन आए थे, यूनानी आए थे। यूनानी के बाद कौन आए थे, शक आए थे। शक के बाद कौन आए थे, कुषाण आए थे। यूनानी फिर शक फिर कुषाण। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं, इसमें पूछा है। तो बताइए इसमें, देखिए जो नहीं है, देखिए नहीं वाले क्वेश्चन को आप अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि वहाँ पे आपका दिमाग जो माइंड होता है ना, काम नहीं करता। आप सोचते हैं कि आपने सही पूछा हुआ है, लेकिन ये नहीं पूछा है। कवित्री दिया गया, पुस्तक दिया गया। दयाबाई किसकी है पुस्तक, विनय मल्लिका का है। सहजोबाई किसका है, सहज प्रकाश का है। सोन कुमारी स्वर्णबेली की कविता में है। गंगाबाई गणेश देव लीला, ये इसका नहीं है। गंगाबाई जो है, गंगाबाई कृष्ण भक्ति परंपरा की कवित्री थी। गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त हुआ है। गणेश देव लीला पुस्तक कवित्री मधुर अली का है। जो गणेश देव लीला पुस्तक किसकी है, मधुर अली का है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी होता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना हमारे बन जाते हैं। क्या होता है ना कि कभी कभी ना जो आप देख रहे हैं मौर्य प्रशासन के कौन कौन से जो शब्द होते हैं उसे भी आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग, तो भागदू कौन अधिकारी होते हैं, भागदू कौन होते हैं। देखिए वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता है, ठीक है, जबकि अचवाक धूत अधिकारी एवं आय व्यय गणनाध्यक्ष होता है। तो क्या होगा, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी कौन, भागदू कौन होता है, भागदू जो भागदौड़ कौन करता है, तो राजस्व जमा करने वाला अधिकारी, आप ऐसे समझ सकते हैं। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वो भिक्षु कौन थे, नागसेन थे, याद रखिएगा। कौन, मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है। तो वो भिक्षु के नाम पूछ रहा है इसमें, तो कौन है वो, तो वो है कौन है, ये नागसेन है। ठीक है, पाली ग्रंथ, मिलिंद पन्नो आपसे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जो मिलिंद पन्नो है वो किस ग्रंथ में है, किस भाषा में है, तो ये पाली है, पाली ग्रंथ है। और हिंद यवन शासक मीनांडर जिनको मिलिंद बोलते हैं, मिलिंद कौन है, ये हिंद शासक है, ठीक है, हिंद शासक है। अब आइए देखते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास। देखिए 9 क्वेश्चन लगभग थे पिछली बार, मतलब 2023 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक। आइए देखते हैं इसको, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ गया। देखिए इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, बताइए, आपने अगर पढ़ा होगा। देखिए जब भी ऐसे आप चाहे मुगल काल पढ़ें और अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं तो आपको क्रम के अनुसार अगर पढ़ेंगे ना तो आपको याद रखने में बहुत आसानी रहेंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन क्रम से या कुछ उनके बारे में आ रहा है तो आप उसको टिक कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इल्तुतमिश रजिया के पिता थे, ठीक है, इल्तुतमिश रजिया के पिता थे। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, सही है, बाबर की पुत्री को क्या नाम था, गुलबदन बेगम था। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी थी, ये बताइए सही गलत। हमीदा बानो बेगम किसकी पत्नी थी, अलाउद्दीन खिलजी की, नहीं ये गलत है। जो हमीदा बानो बेगम थी मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी, किसकी पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी, याद रखिएगा। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी थी, हाँ इल्तुतमिश की पत्नी कौन थी, शाह तुर्कान थी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, खरीदादार कौन था। देखिए कहा ना ऐसे क्वेश्चन देखने का हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो खरीदादार कौन था, तो ये कौन है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, अगर हमको आ रहा है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें गेस कर ले सकते हैं। खरीदादार कौन है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता है। देखिए आई रिटर्न देखते हैं, खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। खरीदा अरबी शब्द है जिसका अर्थ है चमड़े या रेशम की थैली। रियासत काल में शासकों का शाही पत्राचार इसी खरीदा थैली में पत्र रखकर होता था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्या खरीदार कौन है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अब आइए देखते हैं, फिर से हमारा ऐसे क्वेश्चन आ गया, पुस्तक आ गया, विषय आ गया। देखिए जो हमारा मध्यकालीन भारत का होता है तो इसमें पुस्तक यानी बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, इसलिए एक बार जरूर इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। पुस्तक और विषय दिया हुआ, मीरात ए सिकंदरी, बुरहान ए मासिर, मीरात ए सिकंदरी, और देखिए नेक्स्ट क्या है,
रियाज, थोड़ा जो इनके नाम होते हैं ना थोड़ा सा टफ होते हैं तो मुझे तो हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। रियाज उल सलातिन, रियाज उल इंसा, तो इसमें पूछा गया है क्या क्या इनकी पुस्तक किस विषय में है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, मीरात ए सिकंदरी गुजरात विजय के बारे में लिखी गई है। बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास है। रियाज उल सलातिन बंगाल इतिहास है। रियाज उल इंसा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। देखिए, जो हमेशा क्या पूछा जाता था, पुस्तक है और पुस्तक को लिखा किसने है, पुस्तक को लिखा किसके नहीं, राइटर के बारे में पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, सब्जेक्ट विषय के बारे में कि पुस्तक किस विषय में लिखा गया। तो थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन था ना हमारा टफ था, ठीक है, इसको ये करने लायक नहीं था। अगर हाँ थोड़ा सा आप गेस कर ले जाते तो हो सकता था, लेकिन ठीक है, हमें अगर अगर हमें क्या होता है ना 150 में 90+ क्वेश्चन सही करने ही होते, क्योंकि निगेटिव भी करेगा। और अगर हमें इनमें से अगर 1 या 2 पता है तो आप तभी करिए सॉल्व और आसानी से हो जाएगा। बट अगर हमें नहीं पता है तो हम इसको गेस नहीं कर ले सकते थे, ठीक। वैसे आप ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया है। तो 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किसने किया है, अजुजुद्दीन खान, ठीक है। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद किसने किया है, अजुजुद्दीन खान। यह अनुवादकार दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए और उन्हें 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 वही फिर आगे क्रम आ गया कि कौन कौन से क्रम, मैंने बोला कि क्रम से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है, बालाजी विश्वनाथ आए थे कि बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव आए कि माधो राव आए थे, ठीक। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, जो हमारा बालाजी विश्वनाथ हैं ये कब आए थे, 1713 से 1720 के बीच में, ठीक। और जो हमारे बालाजी विश्वनाथ के बाद कौन आए थे, बाजीराव फर्स्ट आए थे। फिर बाजीराव फर्स्ट के बाद कौन आए थे, माधो राव फर्स्ट, फिर नारायण राव आए थे। नारायण राव कब आए थे, 1772 में आए थे। वही अगर हम बात करें बाजीराव फर्स्ट की, ये 1720 में आए थे और माधो राव फर्स्ट आए थे 1761 में आए थे। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन आए थे पहले, बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव, फिर माधव राव फर्स्ट, फिर नारायण राव। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेशवा से, तो इसलिए एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। अब आइए, निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया है। तो कौन है, जैनुल अबिदीन। किसने है, जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया है, जैनुल अबिदीन, ठीक है, याद रखिए। अब हम देखते हैं संगीत की टप्पा शैली। कौन संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। तो इसमें देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में संगीत की टप्पा शैली मुगल सम्राट मोहम्मद शाह दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी। किसमें, मोहम्मद शाह के में। अब आइए देखते हैं आधुनिक भारत के इतिहास। आप देख रहे हैं लगभग 9-10 क्वेश्चन किसके थे, हमारे उसके थे प्राचीन भारत के, और यही हमारे कम से कम 6-7 क्वेश्चन इसके थे, ठीक। अब आइए देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। इसमें दिया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, आपने पढ़ा होगा मेरठ में कब से स्टार्ट हुआ था, मेरठ में 10 मई 1857 को, ठीक है। वही अगर हम बात करें, इस तो सबको याद होगा मेरठ के बारे में, ठीक। झांसी की जून 1857 में, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 में, लखनऊ में 4 जून 1857 में। देखिए इसमें क्या है, कुछ स्रोतों से लखनऊ में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 4 जून 1857 को दिया गया, जबकि एनसीईआरटी की कक्षा 12th की पुस्तक में लखनऊ में इस विद्रोह की प्रारंभ तिथि 30 मई को दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही माना है, विकल्प बी को सही माना है, झांसी के बारे में, ठीक है, झांसी के बारे में सही माना है, ठीक। क्योंकि देखिए जब ये देखते हैं ना तो एनसीईआरटी जो हमारा होता है उसी को सही सोर्स मानते हैं, झांसी को। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय लॉर्ड हार्डिंग बम फेंकने के लिए अनुदायी था। तो कौन सा था वो, अनुशीलन समिति। आइए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। देखिए, दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति का उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र के रूप में प्रसिद्ध था। जो हार्डिंग बम कांड था दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था। तो कौन से नेता थे, तो इंद्र नारायण द्विवेदी थे। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। किसानों को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई। कौन से, इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई। संयुक्त प्रांत पूछ रहा है, याद रखिएगा,
क्या पूछ रहा है? संयुक्त प्रांत, ठीक, याद रखिएगा, संयुक्त प्रांत पूछ रहा है। आप आगे देखते हैं, ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा गया है, बताइए इसमें। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। ये दोनों हमारे सही हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए, ईवी ईवी रामास्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी में अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की थी। केरल में वायकोम था, वो क्या था? त्रावणकोर नामक गांव में प्रसिद्ध में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन में ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, केशव मेनन, टी के माधवन तथा कृपया ने भाग लिया था। यानी कहने का मतलब ये है, जो ईवी रामस्वामी नायकर थे, ये सोचते थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था, ये तो पता ही है हमें, ठीक है। देखिए, इन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी। क्यों छोड़ दी थी? क्योंकि उनका मानना था, उनका मानना था कि जो उनका नेतृत्व है, गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की, जो गैर ब्राह्मण है उनकी उपेक्षा की, इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया था? कांग्रेस छोड़ दिया था। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो कौन सा? रानी झांसी रेजिमेंट। कई बार इससे क्वेश्चन बने हुए हैं। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम से महिलाओं के लिए ये रानी झांसी रेजिमेंट स्थापित की। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड कौन कौन थे? जिसका नाम था आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं था? मानतगिनी हाजरा, कनक लता बरुआ, अनुराग अशरफ अली, शांति घोष। जो शांति घोष थी, ये हमारी एक किसने संबंधित थी? भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। ध्यान है, दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या दी। कौन कौन से? 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, ठीक। और सब जो अनुराग अशरफ अली है, ये सब उससे रिलेटेड है, किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। अब आइए फिर से देखिए, ऐसे क्वेश्चन हमारे पूछ लिए जाते हैं, फिर से इसमें क्रम के बारे में पूछ लिया गया। आइए देखते हैं। देखिए, जो मोपला विद्रोह हुआ था, ये 1921 में हुआ था, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन आपको पता है, ये 1919 में हुआ था, सितंबर 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी पता है आपको, अप्रैल 1919 में। होम रूल आंदोलन, तो ये 1916 में। आप भी बताइए, होम रूल आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? ठीक है, तो होम रूल आंदोलन, तो बताइए कौन सा हो जाएगा ये? क्या पूछा है इसमें? क्या पूछा? देखिए, कालानुक्रम में दिमाग में हमारे क्या चल रहा था कि वो क्रम से पूछा होगा। इसमें पूछा है कौन सी अंतिम थी। क्या पूछा है? कौन सी अंतिम थी, अंतिम पूछा है। तो अंतिम कौन सी थी? ये थी हमारी मोपला विद्रोह 1921 में, वरना और सब देख रहे हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में, होम रूल आंदोलन 1916 में। तो अंतिम, देखिए यहाँ से क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ, ऐसे पूछ लिया गया। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। देखिए क्या हुआ, इससे भी हमारे क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन तो बने ही हैं, ठीक है। यानी कि टोटल मिलाकर के हिस्ट्री से ही क्वेश्चन हमारे 23 क्वेश्चन आए हैं। अब आइए भूगोल के बारे में। भारत का भूगोल सबसे पहले हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? तो कहाँ किसमें मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। देखिए, जो हमारे गंगा नदी से उद्गम से लेकर के, उनके ओरिजिन से लेकर के कहाँ कहाँ पे फ्लो होती, कौन कौन सी नदी मिलती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। तो कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में मिलने के बाद ही इसको गंगा नाम से बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए, ये देखिए, ये दिया है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नदियाँ हैं, उनका उद्गम स्थल से भी है। ये देखिए, ऐसे क्वेश्चन लाने वाले आ गए। अब देखिए, अगर इसमें से आपको क्या नहीं आ रहा है, यमुना पता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, यानी कि A का 4 देखिए 3 में है, तो ये हमारा हट जाएगा। कृष्णा हमारा कहाँ से है बताइए? कृष्णा हमारा कहाँ है? महाबलेश्वर से है। कहाँ पे है कृष्णा? महाबलेश्वर के, यानी कि बी का 3 देखिए, यहाँ मिनट हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये। गोदावरी हमारा क्या है? नासिक से। महानदी हमारा क्या है? सिफावा से, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिक से किया करिए, जल्दी हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सही सुमेलित है? देखिए, दर्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बताया था, नदियों से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि रिवर से क्वेश्चन आते हैं। रिवर किनारे कौन कौन सी सिटी है, यानी कहाँ से ओरिजिन है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये दर्रा से भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि पासेस से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं। माना हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। नीति क्या पूछा है? सही सुमेलित पूछा, नहीं, माना हमारा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए कि मेरे माइंड में क्या था? सही नहीं है, ये मैं ध्यान देखना था। तो हमारी देखिए, माना कहाँ है बताइए? दीफू कहाँ है? दीफू लद्दाख में नहीं है। दीफू कहाँ हमारा? अरुणाचल प्रदेश में है।
अघिल नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। नीति उत्तराखंड में, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। माना हमारा कहाँ है, माना होगा, नीति होगी, हमारा कहाँ है, ये हमारा उत्तराखंड में है। माना कहाँ हमारा है, उत्तराखंड में। देखिए मुलिंगला, देखिए मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये कहाँ पे हमारा उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे और आइए हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं। देखिए खारदुला, कराकोरम, जोजिला, चांगला, ये कहाँ है, जम्मू, वो वहाँ पे लद्दाख में। कौन कौन से हैं, खारदुल्ला, कराकोरम, जोजिला, चांगला, ये कहाँ पे है, लद्दाख में है। पीर पंजाल, बनिहाल, ये हमारे कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। सिप किला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगची, ये कहाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में। यांगची कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बड़ा लाचा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग भी हिमाचल प्रदेश में, सिप किला भी हिमाचल प्रदेश में है। दीवान, भा, पारंगला, मणिलंग भी, ये हमारे कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये कहाँ हमारे उत्तराखंड में है। नाथुला, जेलेपला, ये हमारे कहाँ है, सिक्किम में है। सेला, बॉमडिला, दीफू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश में। तुजू, मणिपुर में है। थारघाट, भोरघाट, महाराष्ट्र में। देखिए अब इतने अगर पढ़ लेते हैं ना, इतने याद कर लेते हैं दर्रे, तो आपको यहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते खनिज से। खनिज से भी क्वेश्चन हमारा हर साल बनता है, ठीक है, जो हमारा लेटेस्ट होता है वो हमारा हर साल बनता है। खनिज संपदा 15 मिनट के कथनों में से कौन सा सही है। देखें, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं, सही है। भारत अनेक खनिजों तथा लिथियम, निकेल और कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। अब आने सकते हैं, सिवाना समुद्र एवं कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। तो देखिए जो हमारा सिवाना समुद्र है, ये हमारे जल शक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब उससे कार्य करता है। और जो कल्पक्कम है, ये नाभिकीय ऊर्जा के लिए है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जो हमारा कल्पक्कम है, नाभिकीय ऊर्जा, ये कहाँ पे है, हमारे तमिलनाडु में है। और शिवाना समुद्र जो है, ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में, याद रखिएगा। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कल्पक्कम कहाँ, तमिलनाडु में है। शिवाना समुद्र हमारी जल शक्ति कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है, तो ये ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती, सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, नहीं। जो बेतवा है, ये हमारे प्रयागराज में यमुना नदी से नहीं मिलती, ये हमीरपुर में मिलती। कहाँ पे मिलती है, बेतवा नदी यमुना नदी में कहाँ पे मिलती है, हमीरपुर में यमुना नदी से मिलती है, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नदी सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा। प्राणहिता किसकी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्राणहिता किसकी है, गोदावरी की है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हेमावती किसकी है, कावेरी की है। मंजरा किसकी है, गोदावरी की है। मालप्रभा किसकी है, कृष्णा की है। देखिए रिवर है, नदी है, उसकी सहायक नदी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आइए हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, यहीं पे याद कर लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट इसकी ट्राइब्यूटरी है। प्राणहिता गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और जो कावेरी है, दक्षिण की गंगा बोलते हैं। इसी गंगा है, दक्षिण गंगा है, लेकिन जो कावेरी को बोलते हैं वो दक्षिण की गंगा बोलते हैं। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, प्राणहिता, मंजरा, इंद्रावती, वेनगंगा। देखिए ऐसे आप रिलेट कर सकते हो ट्रिक से। जब प्राण निकल रही है, गौ की नहीं कुछ भी है, गौ मतलब गोदावरी, गौ के प्राण जब निकल रही है, तो लोग मजारा देख रहे हैं। फिर इंद्र से बोल रहे हैं, फिर जब इंद्र के ऊपर गए, फिर वहाँ पे गंगा से मिले, कुछ ऐसे आप ट्रिक कर सकते हैं, तो आपको याद रहेंगे। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन है, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। यानी कावेरी तो काबिनी आपको याद ही हो जाएगा। अमरावती जो कावेरी नदी है, अमरावती, भवानी, हेमावती। कृष्ण नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा। देखिए जो पंचगंगा कृष्णा जिसको मिल गए हाथ उसके पंच हो गए, कुछ ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तुंगभद्रा, कृष्ण भद्रा, कृष्ण में कुछ जो था सीरियल उसमें भद्रा नाम कोई था ना किरदार, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। कोयना कोई नहीं, घाट प्रभा, कृष्ण नदी घाट पे जाते थे, फिर उनको बहुत मतलब खाने को माल वाल मिलता था, ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हैं कृष्ण नदी से। कावेरी में अमरावती, भवानी, हेमावती, यानी कि वो जो नाम था देवियों के नाम, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, वो कावेरी नदी के हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और फिर पानी को छोड़ते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, जल विभाजक, वाटर स्टेड बोलते हैं, ठीक। वाटर स्टेड यानी कि क्या करते हैं, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, फिर यानी कि भंडारण करती है और फिर पानी को छोड़ती है, तो क्या बोलते हैं, जल विभाजक, ध्यान में रखिएगा।
नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कारण कहा गया है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। बिल्कुल सही। क्या पूछा है? हाँ, अभिकथन और कारण। देखिए ऐसे क्वेश्चन ना यूपी से देने लगा है क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। सही है। देखिए क्या होता है, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला पढ़िए यानी कि अभी कथन आप पढ़िए तो उसमें क्या दिया है, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है। क्यों, लेकिन उसका रीजन बताता है क्यों। क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी के समानांतर पालर पर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो यानी कि दोनों सही है, दोनों सही है, और जो उसका असर्सन जो दिया है उसका सही व्याख्या भी करता है रीजन, ठीक है, दोनों सही है। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते क्यों की करके देख लिया करिए, ठीक। ये देखिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है पूछा है। यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। बिल्कुल सही है। जो मिट्टी लेटराइट होती है, ये जो होती है ये उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की कमी पाई जाती है। नहीं, क्या है, केवल एक सही है। देखते हैं, देखिए लेटराइट मिट्टी निर्माण जो होता है उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा वन के कारण तीव्र निक्षारण क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यानी क्या होता है ना, अभी हमने देखा है कि लेटराइट जो मृदा होती है उसका जो निर्माण होता है वो वहाँ पर जब भारी वर्षा होती है, और जब भारी वर्षा होती है तो तेजी से उसका जो मिट्टी होगा निक्षालन क्रिया होता है, नीचे की तरफ जाता है, जिससे जो मृदा में जो उर्वरता होती है उसकी जीव वो कम हो जाता है, जो इसकी फर्टिलिटी होती है वो कम होती है। और लेकिन इसमें जो आयरन है और एल्युमिनियम की मात्रा अपर्याप्त होती है। लेकिन नाइट्रोजन, पोटास, चूना, नाइट्रोजन, पोटास और चूना जैविक पदार्थों की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए क्या है, वहीं पाई जाएगी जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गैर पारंपरिक स्रोत गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि नवीकरणीय है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में जीवाश्म ईंधन, जैसे देखो जो पारंपरिक स्रोत होते हैं जो हमारा चल रहा होता है, यानी कि एक बार अगर हम यूज कर लिए, यूज अगर हम कर लिए तो दोबारा हमें नहीं मिलेगी निधि, यूज अगर हम नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, पारंपरिक स्रोत हो जाएंगे। जैसे कोयला अगर हम यूज कर सके तो दोबारा हम कोयला को यूज नहीं कर सकते। पेट्रोलियम एक बार खत्म तो खत्म, प्राकृतिक गैस खत्म। लेकिन जब गैर पारंपरिक स्रोत जैसे पवन ऊर्जा खत्म होती है, नहीं, फिर से आ जाती है। सूर्य का प्रकाश खत्म होता है, नहीं होते हैं, जो कि नवीकरणीय है, अतः इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा भी कहा जाता है। इसमें क्या पूछा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जो कि नवीकरणीय हैं। जो गैर पारंपरिक स्रोत कौन सी हैं, नवीकरणीय है। परंपरागत मतलब समझिए जितनी जैसे परंपरा से चली आई हुई है, ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ये जो जो हमारी परंपरागत हो जाएगी, जो परंपरागत हो जाएगी वो हमारी क्या है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, याद रखिएगा। लेकिन जो गैर परंपरागत होगा वो नवीकरणीय होगा, ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं विश्व का भूगोल। देखिए इससे हमारे क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन हमें इसमें से देखने को मिले। कितना था, 25 24 ना, हाँ 10 से 12 क्वेश्चन। अब भाई विश्व का भूगोल। दक्षिण गोलार्ध में हवा का बाई ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है। देखिए आप देख रहे हैं कि विश्व का भूगोल और इतिहास, देखिए यूपीपीसी प्रीलिम जिसको पास करना है ना, तो इसका हमारा भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस और करंट अफेयर, ये अगर कमांड में है तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुक सकता है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या पूछा है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है, तो क्या हो जाएगा, कोवालिस बल, ठीक है। देखिए ये जो हमने पढ़ा है, जब मैंने क्लास ली थी इसी की दृष्टि की आई दृष्टि की जो है मैंने चित्रात्मक उसकी जो फ्लो चार्ट में जो मेंशन किया है, मैंने आपको भूगोल बहुत ही अच्छे से और डिटेल में पढ़ाया है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कोवालिस बल क्या होते हैं, ठीक है, और मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से आपको डिस्कस किया था। जब मैं उसमें मानसून चैप्टर पढ़ा रही थी उसमें जो ये सेगमेंट आया था ये कोवालिस बल, तो मैंने उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया। तो देखिए अब इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको फिर से डिटेल में पढ़ाऊँ, ठीक है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आपका इंडियन ज्योग्राफी जितने क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से सेगमेंट से हो जाएंगे। कुछ ज़्यादा, ये 6-7 घंटे की क्लास है ज्योग्राफी की, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख के जरूर जाइएगा एक बार, बहुत ही फ्लो चार्ट में उसमें मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। मैंने उसमें बहुत अच्छे से रिवर है, कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये सब कुछ सेगमेंट कवर किया है बहुत अच्छे से डिटेल में, विथ मैपिंग से क्वेश्चन आते हैं, तो विथ मैप के थ्रू मैंने उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इसमें मैं आपको बताऊं,
इसमें क्या कौन कौन से ये जो फोर्स होते हैं, कोलोरियालिस फोर्स होते हैं, कौन कौन से। इतना टाइम नहीं रह गया है कि मैं आपको फिर से डिटेल में बढ़ाऊँ, क्योंकि फिर लेक्चर हमारा बहुत बड़ा ही हो जाएगा। लेकिन आइए थोड़ा बता देती हूँ क्या हो जाएगा, ठीक है। धरातल पर प्रवाहित दशाओं की दिशा वायु दाब और तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी की अच्छी गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीवी कोरियालिस द्वारा किए जाने के कारण इसका कोरियालिस नाम रखा गया है। फेरल के नियम अनुसार कई बार पूछा गया, जो हमारा कोरियालिस बल होता है, फोर्स होता है, ये फेरल के नियम अनुसार होता है। देखिए जो फेरल का जो हमारा नियम है वो क्या कहता है, जो हवाएं होती हैं उत्तरी गोलार्ध में, जो नॉर्थ की तरफ होते हैं। देखिए गोलार्ध पता है ना, अभी मैंने बताया ना गोलार्ध, ये हमारा नॉर्थ की तरफ होगा, ये हमारा साउथ तरफ होगा। जो उत्तरी गोलार्ध में जो होती हैं ये दाहिनी ओर क्या होते हैं, ये हमारे दाहिनी ओर राइट की ओर। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध होते हैं ये बाईं ओर इसकी हवाएं मुड़ जाती है, उसे ही फेरल रूल कहते हैं। देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बताया है, मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत दिन बाद क्लास ले रही हूँ। तो हाँ, तो आप वो लेक्चर जरूर देख के जाइएगा, आप खुद देखेंगे, खुद आप बताएंगे कि उससे सिर्फ एक वीडियो देखने से आपकी ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओनली इंडियन ज्योग्राफी की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी बात नहीं, इंडियन ज्योग्राफी बात कर रही हूँ। मैंने ये फोर्स में डिस्कस किया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झील देश से सही सुमेलित नहीं है। क्या है, सही सुमेलित नहीं है, बताइए। मराकाइबो कहाँ है, वेनेजुएला में है। मराकाइबो वेनेजुएला में, हाँ सही है। ओनेगा कनाडा में नहीं है, ओनेगा हमारा कहाँ पे है, ये रूस की प्रमुख झीलें हैं। ओनेगा कहाँ है, रूस की प्रमुख झीलें हैं। जो हमारा ये मान लो ये रसिया क्षेत्र है, तो इधर ही हमारा क्या है, ओनेगा झील है, याद रखिएगा। बैकाल तथा लादोगा। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख झील है, ये भी सही है। बैकाल रूस की। तो हमारे से पूछा सही नहीं है, तो ओनेगा हमारी कहाँ है, कनाडा में नहीं है, ये हमारा रूस में है। देखिए अगर आप बोलेंगे तो मैं इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करके आपको पढ़ा दूंगी। हो सकेगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं अभी एग्जाम के पहले हाँ, बट मेरी थोड़ा सा टफ रहेगा टास्क कि आपको एक ही लेक्चर में वर्ल्ड ज्योग्राफी को फिनिश करना। बट अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मैपिंग बहुत ही अच्छे से डिटेल आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी, ठीक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है। कौन सा है यूक्रेन का, डोनेट्स, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। डोनबास से बोलते हैं। ये हमारा PYQ है, बहुत पहले आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा। डोनेट्स यूक्रेन का क्या है, कोयला उत्पादक है, डोनेट्स का है। अब भाई देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच नदी स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारा मैक्सिको के बीच नदी कौन कौन सी, मिसिसिपी नहीं, कोलोराडो और रियो ग्रांडे। कौन कौन सी है, कोलोराडो और ये हमारी क्या है, रियो ग्रांडे है, दो हैं। अब आइए देखिए, इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक। देखिए हमारे क्या है, मोस्टली अगर हमारा जो हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच जो सीमा स्थित है वो तो हमारा क्या है, कोलोराडो है, क्या रियो ग्रांडे है, ठीक है। और आयोग ने ही यही आंसर माना है। लेकिन जो कोलोराडो है ये हमारे जो रॉकी माउंटेन, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है उस रॉकी माउंटेन से निकलती है, फिर धीरे धीरे ये मैक्सिको की खाड़ी में जा करके, जैसे ये हमारा मान लो मैं इतना अच्छे से बना पा रही हूँ, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए वो है, ये हमारा कनाडा हो गया, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये मैक्सिको हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रॉकी माउंटेन है। तो यहाँ से निकलती है हमारे कोलोराडो रिवर और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। तो इसको तब भी मानते हैं कि कोलोराडो रिवर और इसके बीच सीमा पर स्थित है, ठीक। ओके, अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वही है, ये दिया हुआ है इसमें, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है। मांटेवीडियो उरुग्वे, इगारगा चीन, इगारगा हमारा चीन में नहीं है, इगारगा हमारा कहाँ पे है बताइए, इगारगा ये हमारा कहाँ है, रूस में, इगारगा हमारा कहाँ पे है, ये रूस में है। मांटेवीडियो उरुग्वे में, जकार्ता पता इंडोनेशिया में, रॉटरडैम नीदरलैंड में है। ये भी हमारा PYQ के नहीं, पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर है वहाँ से भी बना है, नहीं PCS की ही बात कर रही हूँ, यहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस यही फायदा होता है PYQ लगाने का, मैंने कई बार लगा चुकी है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन पहले भी आ सके हैं, ठीक है। जो इगारगा बंदरगाह है रूस में स्थित है। यह बंदरगाह येनिसी नदी के इगार्स्किया क्रीक के तट पर स्थित है। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है, तो स्पेन एवं अमेरिका वासियों को जाता है। किसकी, नारियल और गन्ने की बागानों की खेती में। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तो उनके आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे छोटे से विस्तृत तक के। तो देखिए, ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, सैंडी कहाँ पे है, जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है कहाँ पे, अरेबियन सागर कहाँ, गोबी मरुस्थल कहाँ, सहारा मरुस्थल क्या है, सबसे छोटे से विस्तृत तक के। तो सबसे जो छोटा है कौन सा है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। जो सैंडी मरुस्थल है ये हमारा कहाँ पे है बताइए, जो सैंडी मरुस्थल है ये कहाँ है, अरेबियन मरुस्थल आपको पता है, सहारा मरुस्थल भी पता है हमारा कहाँ पे है, सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका में है, गोबी मरुस्थल हमारा एशिया में ही है, ठीक है।
और ग्रेट सैंडी ये हमारा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो सबसे छोटा हमारा कौन सा हो जाएगा, ग्रेट सैंडी। ए कौन सा है, ए, देखिए ये वाला ऑप्शन हट गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। अब देखिए फिर ग्रेट सैंडी की बात आता है, सबसे बड़ा मारुस्थल आपको पता है कौन कौन सा होगा, सहारा मारुस्थल। तो सबसे लास्ट में कौन सा होगा, 3, ठीक, 3। अब देखिए फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, लास्ट में 3 का। फिर इसके अब याद आपको इसमें कंपेयर करना, गोबी मरुस्थल या अरेबिया मरुस्थल। आपने देखा होगा कि जो हमारा गोबी मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है वो थोड़ा सा हमारा छोटा है किसी कंपेयर में अरेबियन मरुस्थल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हमारा पहले क्या आ जाएगा, गोबी मरुस्थल और फिर अरेबियन मरुस्थल, यानी कि फर्स्ट आ जाएगा, फिर फोर्थ आएगा, फर्स्ट फोर्थ, फिर हमारा सेकेंड, फिर थर्ड आ जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। महासागरीय लवणता जो होती है कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती हैं। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट बाद ज्वर आता है। बेगुला प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। यदि सूर्य पृथ्वी चंद्रमा एक सीध में है तो यह स्थिति लघु ज्वर की स्थिति है। पूछा सत्य कौन सा है, ठीक है। देखिए जो महासागरीय लवणता होता है, ये देखिए ये हमारा मान लो ग्लोब है, क्या है, आइए देखते हैं, ये हमारा ग्लोब है, यहाँ ये नॉर्थर्न है, ये साउदर्न है, यहाँ से ये हमारा क्या है 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा है। यहाँ से अगर हम जाएंगे ये कर्क रेखा है, कौन सा है, कर्क रेखा है, और यहाँ नीचे है कौन सा, मकर रेखा है। तो जो महासागरीय लवणता होती कर्क और मकर रेखाओं पर ही अधिकतम ही होती है, ध्यान में रखिएगा, ठीक। यहाँ इसकी मात्रा कितनी होती है, लगभग मैक्सिमम ही होती है। तो ये हमारा आंसर सही होता है। अब और भी देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए आगे बढ़ने से पहले हम एक और देखते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि क्या है। देखिए एक क्वेश्चन, यदि सूर्य क्या है, यदि सूर्य अर्थ और मून एक शीत में होते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इस स्थिति क्या बोलते हैं, इसको दीर्घ ज्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको दीर्घ ज्वर बोलते हैं। और ये सिजकी की अवस्था कहलाती है। कई बार एग्जाम में आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कि सिजकी की कौन सी अवस्था होती है, यानी कहने का मतलब है कि हम सिजकी कब बोलेंगे। तो सिजकी कब बोलेंगे, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो तो उसको क्या बोलते हैं, वो दीर्घ ज्वर बोलते हैं। और इस अवस्था को क्या बोलते हैं, सिजकी की अवस्था बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको देखते हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और ये जो बेंगुला की जो धारा है ये ठंडी धारा है। देखिए करंट से क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो करंट है, ये धारा है, ये सबसे पहले इसमें क्या पूछेगा, ये किस महासागर का है, प्रशांत महासागर का है कि अटलांटिक महासागर का है, और ये ठंडी है कि गर्म है। तो इतना याद रखिए कि जो बेंगुला की जो धारा है ये ठंडी धारा है। कौन सी धारा है ये ठंडी धारा है। और ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। कहाँ बहती है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें सही देखना है। अल नीनो के संबंध में, अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। यानी कहने का मतलब ये है जो अल नीनो होता है पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, ये देखिए पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। तो क्या पूछ रहा है, पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, या यह गर्म धारा पेरू के तट पर पानी के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है, जिसमें समुद्र में प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। तो पूछा है इनमें कौन सा सही उत्तर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। क्या हो जाएगा, केवल एक। जो अल नीनो है ये पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक होता है अल नीनो, एक होता है ला नीना, ठीक है। ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मैं आपको प्री वाक्यू तो करवा रही हूँ, साथ में भी बता रही हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप पढ़कर जाइए, इससे क्वेश्चन बनने के चांस मैक्सिमम होते हैं और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता ही है। देखिए जो अल नीनो एक प्रकार का जलवायु पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल के असमान रूप से गर्म होने के का वर्णन करता है। क्या होता है, जो अल नीनो है ये प्रॉफिट होती है, जलवायु पैटर्न होती है, ये पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में जो सतही जल होते हैं उसमें असमान रूप से गर्म होने का वर्णन करता है। यह परिवर्तन पेरू के तट के साथ ठंडी धारा का अस्थायी प्रतिस्थापन है। क्या है, अस्थायी प्रतिस्थापन है। अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है। कौन शब्द है, स्पेनिश शब्द है, जिसका मूल अर्थ है बच्चा है। अल नीनो के कारण सामान्य से अधिक गर्म समुद्री तापमान, स्तरीकरण में वृद्धि, समुद्र के पोषक तत्वों में कमी के कारण फाइटोप्लैंक्टन्स नुकसान का अनुभव करती है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम, माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मैंने बताया था खनिज इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो हमारे लौह अयस्क के लिए जो माउंट न्यूमेन लौह अयस्क
के लॉ एस खनन के लिए प्रसिद्ध है। यह खनन क्षेत्र पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबिरा क्षेत्र में स्थित है। अब ध्यान रखिए, देखिए जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है उसमें क्या है, वो लौह क्षेत्र के लिए जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पिलबिरा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यहीं से ऑस्ट्रेलिया से ही हमारे सोना भी मिलता है। ठीक है, कालगुडी कुलगुडी उसको बोलते हैं। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो माउंट न्यूमैन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पिलबिरा क्षेत्र में लौह अयस्क हमें मिलता है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, पर्वत है और वो किस देश में है, पर्वत है और किस देश में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखिए मिलान आ गया। अब आप देखिए कि इनमें से सबसे पहले आपको क्या आ रहा है, आप ये सोचा करिए, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या आ रहा है, किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ट्यूबकल, स्टेनली हागर, इनमें से कोई तो आपको एक आ ही रहा होगा। देखिए माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो आपको सब पता है कि ये कहाँ पे है, अफ्रीका में है। तो कहाँ है, अफ्रीका में ही है। तो कहाँ पे है, तंजानिया, बहुत इंपॉर्टेंट। A3, देखिए A3 हमारा कहाँ पे है, इसमें है और इसमें है। तो ये हमारा ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, 2 बचा। ट्यूबकल, माउंट ट्यूबकल, तो माउंट हमारा ट्यूबकल कहाँ पे है, मोरक्को। बीकावन के हैं, एक ही जगह है, देखिए बीकावन एक ही जगह, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है। और माउंट स्टेनली कहाँ है, तो माउंट स्टेनली कहाँ है, युगांडा में। माउंट हागर कहाँ है, तो ये अल्जीरिया में है। ठीक है, स्टेनली कहाँ है, युगांडा में, हागर कहाँ, अल्जीरिया में, याद रखिएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, ये अब हम आ रहे हैं पर्यावरण में, इन्वायरमेंट से। तो भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है, तो बताइए कहाँ पे है, तो कहाँ पे, मुंबई में है, पुडुचेरी में है। भारत का प्रथम पूछा है, याद रखिएगा, प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये करंट क्वेश्चन है। तो क्या है, तो भारत का प्रथम, तो प्रथम मुंबई में है, पुडुचेरी में है, भावनगर में है, जामनगर में, कहाँ पे है, जामनगर में, याद रखिएगा। समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो बताइए आयोडीन, ये भी प्रीवियस PYQ का ही क्वेश्चन है, कहाँ पे है, किस पे है, समुद्री जो शैवाल होते हैं ये किसके स्रोत हैं, तो ये आयोडीन के लिए जाना जाता है। देखिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा तो उसको जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर एक एक एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, एक होती है लोटिक, एक होता है लेंटिक। ठीक, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो लोटिक सब लावों से बना, जिसका अर्थ है धोना होता है। यह बहते जल का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ पर जल का पूरा तंत्र एक निश्चित दिशा में चलता है। इसमें नाले, नदियाँ, झरने आदि शामिल होते हैं। ठीक है, यानी कहने मतलब लोटिक, आप ऐसा देखिए, लोटिक मतलब लौटता हुआ, लौटता मतलब लौटना, इससे होता नहीं, लोटा या ग्लास कुछ भी ऐसा होता है ना, तो नदी हो गया। नदी क्या हो, एक जगह तो दूसरी जगह से जाता रहता है, तो क्या हो जाएगा, नदी एग्जाम्पल। ठीक है, नदी लोटिक परिस्थिति तंत्र का उदाहरण है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया है, ये भी PYQ ही है। देखिए 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया है। इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया है। आरंभ में यह अधिनियम तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में लागू नहीं था, किंतु वर्तमान में पूरे देश में लागू है। ये भी है। देखिए आपने देखा होगा कि अभी तक मैंने कम से कम PYQ से ही 10 क्वेश्चंस आपको बता चुकी हूँ। और अगर देखिए, अगर आप PYQ सॉल्व करके नहीं जाते हैं तो आपके सिलेक्शन में, यानी कहते हैं कट ऑफ निकालने में बहुत भारी पड़ सकता है। एक एक नंबर से ही कट ऑफ आप देख रहे हैं कितना कंपटीशन है, एक एक नंबर से ही कट ऑफ, बच्चे रुक जाते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पाया, प्री में नहीं हो पाया। तो PYQ को जरूर देख के जाइए। PYQ को देख के जाएंगे ना, जो और भी क्वेश्चन है जैसे असिस्टेंट रीजन हो गया, मिलान हो गया, तो ये सब भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे एक्सप्लेनेशन से। नहीं तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करिए। अभी आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि आपको एलिमिनेशन मेथड यूज कैसे करना है। ठीक, देखिए रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है, तो किससे है, सतत विकास से भी हमारी PYQ से ही क्वेश्चन है, कई बार आप पूछा गया है। ठीक है, एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी कार्य योजना है जो सतत विकास से संबंधित है। यह वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का परिणाम है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए SDG, यानी कि जो हमारा SDG है, जितने भी है सतत विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतत विकास से जरूर आप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, हो सकता इस बार भी मिलेंगे, क्योंकि हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, तो जरूर पढ़ के जाइएगा। कितने हैं, केवल 17 ही तो हैं, 17 ही तो हैं। ठीक, सतत विकास जो भी है इसका लक्ष्य रखा गया है, जितने भी हैं कितने, 17 हैं, 17 हैं। और किस संबंधित, इससे भी कई बार पूछा गया है। देखिए SDG 10 किससे संबंधित है, बताइए। SDG 13, तो SDG 10 है जो असमानताओं में कमी। SDG 13 ये जलवायु क्यों, 13 मतलब जलवायु। देखो कुछ अगर आप ट्रिक बना के याद करेंगे ना तो आपको भूलेंगे नहीं। देखो 10 है, 10 मतलब असमानताओं, यानी कि इसमें कोई भी असमानता नहीं रहेगी, यानी असमानताओं में कमी।
SDG 13 में जलवायु क्रिया, SDG 14 में पानी के नीचे के जीवन, और SDG 15 में क्या है, SDG 15 में जमीन पर जीवन। अब पानी के नीचे जीवन यानी कि समुद्र के बारे में बात किया जा रहा है, तो 14 हो गया, जलवायु ये 13 हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये भी हमारा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि ये भी सोचिए कि आपका प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए मानक मानदंड है, ये भी बताइए। PYQ से ही क्वेश्चन, यानी कि अभी तक हमने जिसमें देखा है ना इन्वायरमेंट में, सारा PYQ ही आपको दे दिया गया है, जैसे लग रहा है। BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या है, इसमें जो जल प्रदूषण यानी जो वाटर पॉल्यूशन है उसकी मापने की इकाई है, ठीक। अगर BOD का, अगर हमारा, याद रखिएगा, अगर BOD हमारा ज़्यादा होगा, अगर BOD हमारा इंक्रीज होगा तो जितना BOD अगर इंक्रीज होगा उतना जो हमारा वाटर है उतना पॉल्यूटेड होगा, यानी क्या होगा, वाटर पॉल्यूटेड, ठीक, याद रखिएगा, ये वाटर पॉल्यूटेड। तो क्या पूछा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है, तो किसके लिए है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए, ठीक। ऊंच ऊंचाई वाले क्षेत्र ऑक्सीजन की जांच के लिए नहीं, वन पारिस्थितिक तंत्र में नहीं तो जलीय जल में, जल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ये भी हमारे PYQ से ही है क्वेश्चन, आप अगर देखेंगे तो लगाएंगे तो ये भी क्वेश्चन मिलेगा। तो क्या है, क्या पूछ रहा है, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो प्राकृतिक वास का अगर हम विनाश करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, याद रखिएगा। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो कौन सा हो गया, हरियाणा होगा। भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो कौन सा हो गया, हरियाणा। याद, वो जो क्वेश्चन था वो करंट का क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है, ये भी हमारा PYQ का ही है, कौन सा नहीं है बताइए, बायोडिग्रेडेबल कौन सा नहीं है बताइए, मल पदार्थ, कीटनाशक, मूत्र, घरेलू अपशिष्ट, तो कौन सा नहीं है, कीटनाशक, ठीक है। देखिए और देख लीजिए कि कीटनाशक, देखिए बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होते हैं कि उसमें क्या है, घुल जाए। देखिए घरेलू अपशिष्ट होता है, ये पानी में डिग्रेड हो जाता है, यानी कि उसी में घुल जाता है, हाँ, वॉशरूम भी हो जाता है, मल पदार्थ भी हो जाता है, लेकिन जो कीटनाशक होता है ये नहीं होता है। और क्या नहीं हो जाएगा, और भी देखिए इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, कांच नहीं होगा, कांच भी नहीं घुलेगा, कांच भी हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, कीटनाशक हो गया, अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट हो गया, जैसे क्या हो गया, चार्जर, मोबाइल का चार्जर, क्या घुलेगा, नहीं घुलेगा, कृत्रिम रबड़ हो गया, ठीक, ये सब क्या कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक, ठीक। ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, इन सीटू और एक्स सीटू से क्वेश्चन बन रहा है, इन सीटू और एक्स सीटू क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने कुछ क्लासेस ली थी किसकी, इन्वायरमेंट की, तो शायद मैंने ये सब पढ़ाया हुआ है, तो बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कराया है कि इन सीटू क्या होता है और एक्स सीटू क्या होता है। देखिए अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए अलग लेक्चर ले सकूं, लेकिन क्या है अभी यहीं से बता दे रही हूँ कि इन सीटू मतलब क्या होता है, स्वस्थान यानी उसी स्थान पर संरक्षण, क्या होता है, इन सीटू मतलब होते हैं स्वस्थाने पे, क्या है, स्वस्थाने पर संरक्षण, ठीक। तो इस पे पूछ रहा है, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किसके अंदर आता है, तो वो आता है इन सीटू संरक्षण के अंदर, यानी क्या, इन सीटू मतलब बताया है कि स्वस्थान, उसी स्थान पर जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है उसमें आनुवंशिक विविधता यानी कि उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी किसमें आता है, इन सीटों में, यानी कि उसी स्थान पे ही उनका संरक्षण किया जाता है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग लाया जाता है वह कौन सा है। देखिए पैडी के लिए, पैडी फील्ड यानी कि धान, राइस के लिए, तो राइस के लिए क्या पूछा, जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में लाया जाता है वो कौन सा, एजोला। ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है, याद रखिएगा, एजोला। ये भी PYQ ही है, ये भी PYQ है, 56 भी, 57 भी है। पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है, बताइए। ये भी कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, हमारे वायुमंडल से, हमारे एटमॉस्फेयर से हमारे क्वेश्चन तो बनते ही हैं, ये भी PYQ का ही क्वेश्चन है। तो क्या पूछ रहा है उसमें, पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने ओजोन परत, तो कहाँ है, ओजोन परत कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर, चाहे स्ट्रेटोस्फीयर बोलो चाहे समताप मंडल बोलो, कहाँ, लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, आपसे ऊंचाई भी पूछ लेते हैं, तो 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है समताप मंडल में। देखिए PYQ है। वर्ष 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था, ये करंट के क्वेश्चन से है, ठीक है, तो आंसर बी था, ठीक। देखिए अगर अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन सारे लगा लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आप देख रहे हैं कौन सा नहीं है, शून्य भूख, ये भी है, अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई है कि नहीं। देखिए जो हमारा शून्य भूख किसके अंदर आता है, SDG 2 के अंतर्गत आता है,
ठीक। जीरो हंगर, जीरो हंगर किस में आता है? SDG 2 में आता है। अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई किस में आता है? SDG 3 में आता है। लैंगिक समानता ये किस में आता है? SDG 5 में आता है। लेकिन कहीं भी अंतरिक्ष अनुसंधान मेंशन नहीं किया गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक, देखिए अभी 2 क्वेश्चन मिल चुके ना। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश की किस जनपद में है? ये भी हमारा PYQ का है। तो चंद्रप्रभा, चा से चंद्र, चा से चंदौली। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। यहाँ पर खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। यहाँ राजदरी और देवदरी झरने एवं ब्लैक डक, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सुअर, चिंकारा आकर्षण का केंद्र है। तो चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? चंदौली में। ये भी PYQ का है। अब आइए देखिए असर्सन और रीजन वाला। देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। क्या ऐसा है कुछ? देखिए आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। देखिए जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, क्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना है? नहीं, गलत है। तो क्या हो जाएगा? ए सत्य और आर गलत है। आर गलत, ठीक। अब आइए, निम्न में से कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में जाना जाता है? ये भी हमारे PYQ के क्वेश्चन है। तो कौन सा? 2 फरवरी है। वेटलैंड दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेटलैंड दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट किसके बारे में पढ़ लीजिएगा, किसको मिला हुआ है और कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक। इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी हमारा समझ लीजिए PYQ का ही है। भारत के किस भाग में हंगुल नाम का हिरण पाया जाता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कश्मीरी स्टैग को हंगुल के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। यह जम्मू एंड कश्मीर का राज्य पशु भी है। साधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं हम लोग क्या है। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ये पूछ रहा है, वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य के विषय को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। तो कौन सा सही है? तो इसमें क्या है? देखिए, जो हमारा वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। कितने थे? 66 थे। 1 मिनट अभी और बचा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से प्रयोग किया जाए। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण, जो भी हमारा प्राकृतिक संसाधन उसका न्यूनतम क्षरण हो, तो यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? कौन सा विकास कहलाएगा? सतत विकास। देखिए, सतत विकास से 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं और ये भी हमारा PYQ का ही है, PCS का ही है। याद रखिएगा, कितने सारे क्वेश्चन हमें आप अगर देख रहे होंगे, जितने भी हमारा वो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से है, आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से आप देख रहे हैं, सारा PYQ से ही पूछा गया है और करंट से एक या दो क्वेश्चन करंट से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है? देखिए, आपको अब बहुत कम टाइम बचा हुआ, तो आपको ना थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करना है। क्या करना है? स्मार्ट, पूरा नहीं कि पूरा आपको बुक उठाया, पूरा इन्वायरमेंट का इकोलॉजी का पूरा पढ़ दिया। आपको पूरा नहीं पढ़ना है। आप सबसे पहले क्या करिए? PYQ मिनिमम आपको 10 ईयर तो सॉल्व करना ही है, और अगर मैक्सिमम हो सके तो आप 15 या 20 ईयर्स हो सके तो आप सॉल्व करके ही जाइएगा। 15 ईयर्स इनफ है, ठीक। देख रहे हैं आप कितने सारे क्वेश्चन मिले। कम से कम मुझे तो अभी लग रहा है 20 तो क्वेश्चन तो मिल ही गए होंगे। देख रहे हैं, 1 मिनट, देखिए कहाँ से इन्वायरमेंट स्टार्ट हुआ था? यहाँ से शुरू हुआ था, पर्यावरण शुरू हुआ था 46 से, और हम यहाँ पे आ गए हैं। हम 46 से शुरू हुआ था और हम यहाँ पे आ गए हैं देखिए 67 पे। आप देख रहे हैं सारा, 1-2 को छोड़ के सारा उसका PYQ से ही है क्वेश्चन। आप देख रहे हैं कम से कम 40, कम से कम इतने सारे क्वेश्चन तो हो ही गए हैं। कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो PYQ से ही है। बहुत ज़्यादा वेटेज हो गया है, आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा RO में सारा PYQ ही उठा के दे दिया। जो बच्चों ने PYQ सॉल्व नहीं किए करके गए होंगे, उनका गलत काफ़ी हुआ है गलत। और अब देख रहे हैं रिजल्ट में जिनके 150 है उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनके 130 हैं, 135 इनका हो गया है। बट कोई नहीं, परेशान मत होइए, ठीक है, आप लोग का भी होगा। अब आइए विज्ञान देखिए, साइंस एंड टेक में। निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? निसार किसका है? इसरो और नासा। बहुत ये वाला चर्चा में था। क्या था? निसार इसरो और नासा का था, याद रखिएगा। आपको पता है कि हमारा भारत की तरफ से तो इसरो ही है। इसरो भारत का है और नासा किसका है? अमेरिका का है, ठीक है। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन क्या है? कि ये संयुक्त भू अवलोकन मिशन है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो कौन सा है? मॉडर्ना। कौन सा है? मॉडर्ना।
अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? ये भी पीवाईक्यू का ही है। नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है, जिसमें सूंघ लेते हैं तो हंसी आती है। जब कभी भीड़ होती है, हमें क्लाउड से हटाना होता है, तो हम इस गैस को मोस्टली जो पुलिस होते हैं या उनके द्वारा ये सब यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो भी वहाँ पे जनता है उनको परेशानी भी ना हो और आसानी से वो मतलब अपना काम कर जाएँ भीड़ को हटाने पे। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? ये भी हमारा पीवाईक्यू का ही है। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? जो प्राकृतिक रेशम में क्या होता है? प्राकृतिक रेशम में देखिए, रेशम जो बनती है कीड़े से बनती है। कीड़े में क्या होते हैं? नाइट्रोजन होते हैं। ठीक, तो आप ऐसे थोड़ा गेस कर ले सकते हैं। आप ऐसे अगर करेंगे ना गेस, तो आपके जो क्वेश्चन सॉल्व करने की या जो आंसर सही करने की जो चीज़ें होती हैं ना, हाँ, वो सही होने के कम से कम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं। प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है? पोटेशियम, पोटेशियम तो कुछ ऐसा है नहीं। मैग्नीशियम तो नहीं, फास्फोरस नहीं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब क्या है? प्राकृतिक रेशम कीड़ा से बनता है। कीड़ा, कीड़ा मतलब नाइट्रोजन है, तभी तो वो जो पिक्चर प्लांट होते हैं वो कीड़ा को खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उसमें अपने वो जो पिक्चर प्लांट है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इस वजह से वो कीड़े को खाते हैं। तो इसलिए आप ऐसे थोड़ा गेस कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन है। ठीक है, ठीक। लेकिन जो हमारा बनाया जाता है कृत्रिम, जो हमारा आर्टिफिशियल बनाया जाता है रेशम, उसमें नाइट्रोजन नहीं होता है। ठीक, याद रखिएगा। प्राकृतिक नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक कीड़ों द्वारा बनाया जाता है, और लेकिन जो हम लोग कृत्रिम बनाते हैं, आर्टिफिशियल मशीनों द्वारा बनाया जाता है, तो उसमें कोई भी नाइट्रोजन नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस कौन सा नहीं है? तो एक सेकेंड, कौन सा नहीं है तो बताइए। नोबल गैस बहुत देखिए, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, रेडन है, एक्टिनियम नहीं है। आप देख रहे होंगे नोबल गैस, जो लोग मतलब साइंस अगर पढ़े होंगे तो नोबल गैस अक्री गैस बोलते हैं इनको। ठीक है, तो एक्टिनियम नहीं है, एक्टिनियम अक्री गैस नहीं है। अब देखिए, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? वो भी हमारा पीवाईक्यू का ही था। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? बताइए, डिप्थीरिया से किस प्रकार का टीका बचाता है? क्या है? टॉक्साइड्स। डिप्थीरिया या रोहड़ी एक जीवाणुजन रोग है जो कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के कारण होता है। टॉक्साइड टीका डिप्थीरिया के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगी हो गया, और ये सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको एक बार लिस्टिंग जो है आपके पास वो जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा? मैंने बताया था ना, कीट भक्षी पौधे कौन सा है? कौन सा है? नेपेंथिस। कौन सा है? नेपेंथिस। कौन सा है? नेपेंथिस, वही पिक्चर प्लांट जिसको मैंने बोलते हैं। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? बताइए। केवल 4 दम होता है। ये भी पीवाईक्यू का, वो भी पीआईक्यू का था, जो भी हमने घट पढ़ने के बारे में पढ़ा है। नेपेंथिस बोलते हैं इसको। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स के बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? तो क्या होता है? इंसुलिन। जो अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट्स के बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, क्या नाम है उसका? इंसुलिन है। और जो अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकेगॉन। क्या बोलते हैं? ग्लूकेगॉन बोलते हैं। और बीटा वाला क्या बोलते हैं? इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। पौधे में जाइलम परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, जा से जाइलम, और जा से जल, तो ये क्या करता है? जाइलम, जल। और यहीं पर अगर फ्लोयम आ जाए तो पा से फ्लोयम, फा से फल, तो क्या करता है? फूड को करता है। क्या करता है? फ्लोयम क्या करता है? फूड के लिए जिम्मेदारी होता है। जाइलम किसके लिए होता है? जाइलम जल के लिए। ठीक है, जाइलम हम फ्लोयम। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, भी हमारे पीवाईक्यू था। पोषण स्तर बनते हैं, बताइए। पोषण स्तर बनते हैं केवल मांसाहारी जंतुओं से, केवल पौधों से, केवल जंतुओं से, तो खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों के संबंध के होने से ऐसे ही पोषण स्थल बनते हैं। देखिए, पोषक पूछा हमने, शायद पोषण बोला, तो पोषक स्तर किससे बनते हैं? खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। देखिए, पोषक स्तर का निर्माण खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने के फलस्वरूप होता है। खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण होते हैं, जो इस प्रकार है। देखिए, क्या बोलते हैं? प्राथमिक उत्पादक कौन से हो गए? हरे पौधे। ठीक है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, हरे पौधे को कौन खाएगा? बकरी उकरी खाएगी। फिर द्वितीय उपभोक्ता, बकरी को कौन खाएगा? बताइए, बकरी को कौन खाएगा? तो उससे जो बड़ा जानवर होगा। फिर सर्वाहारी या अंतिम उपभोक्ता हो गए। ठीक, तो खाद्य श्रृंखला, फूड चेन की बात कर रहा है, पोषक चैन। अब आइए देखते हैं, ये भी हमारा पीवाईक्यू अगर आपने लगाया होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा, तो ये भी क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि पीवाईक्यू की कितनी इंपॉर्टेंस है। आप खुद देख रहे हैं कितने सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं, और सोचो अगर जिसके ये सब सही हो जाते हैं, थोड़ा सा करंट पढ़ लिया है और ये पढ़ लिया और थोड़ा सा और भी देख लिया, तो वो कटा बस आराम से निकाल सकता है। पेप्टिक 1, डेंगू, फील फॉर मलेरिया। अब ये आप देखिए, इनमें से कौन सा आपको आ रहा है? अभी मैंने बताया कि इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आता है। देखिए, जो डेंगू है, डेंगू जो है सभी जानते हैं किससे होता है?
डेंगू है, डेंगू का कारक क्या है? फील पाव क्या? मलेरिया। अब मलेरिया बताइए, मलेरिया तो कॉमन चीज़ है, तो मलेरिया का क्या है? प्रोटोजुआ। मलेरिया क्या है? प्रोटोजुआ। ठीक, तो कहीं डी का 2 है? हाँ देखिए, डी का 2 सी, ये सही हो गया। ठीक, अब देखिए पेप्टिक फंड, पेप्टिक फंड का क्या हो गया? जीवाणु हो गया। डेंगू क्या हो गया? डेंगू का क्या हो गया? विषाणु हो गया। वायरस के द्वारा फैलता है क्या है? डेंगू क्या हो गया? विषाणु हो गया। फील पाव, फील पाव हमारा क्या हो गया है? कृमि हो गया। ठीक, मलेरिया का भी बताया ही है, डेंगू का विषाणु। आइए नेक्स्ट देखते हैं राज व्यवस्था यानी पॉलिटी से क्वेश्चंस। देखिए आपने देखा होगा, अभी तक आपने देखा होगा इन्वायरमेंट से यानी पर्यावरण से भी सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के आए हुए हैं। ठीक है, और साइंस के भी मैक्सिमम क्वेश्चन किससे आए? पीवाईक्यू से आए हैं, 3 4 1 2 3 को छोड़ के। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करना है, याद रखिएगा। देखते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। देखिए यहाँ ये भी हमारे पीवाईक्यू का क्वेश्चन ही है। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची बी से सही सुमेलित नहीं है? यहाँ से कई बार इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन बन चुका है अनुसूची, तो अनुसूची एक बार आप जरूर रिवाइज करके जाइएगा। ठीक, तो तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में, सही है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित, सही है। 8वीं अनुसूची भाषाएं। 9वीं अनुसूची राज्यसभा नहीं। तो 9वीं अनुसूची किसके बारे में है? विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों के विधि मान्यकरण से। ठीक, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। ठीक है, याद रखिएगा। 9वीं में क्या है? विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण। अब आइए, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है किसको? राष्ट्रपति को। देखिए संविधान के अनुच्छेद 124(2) के खंड का के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर लिखित यानी कि त्याग पत्र द्वारा अपना पद त्याग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 124(2) के तहत खंड का के तहत यानी 124(2) का के तहत क्या करते हैं? ये जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो उनको त्यागपत्र किसको संबोधित होता है? राष्ट्रपति को देते हैं। कहने मतलब यही है। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? किसके बारे में पूछा है? ये पूछा है उत्तर प्रदेश के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही हैं। राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 31 सीटें, सही है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80 सीटें, तो दोनों हमारे सही है, भी हमारा पीवाईक्यू का ही क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? ग्राम सभा के बारे में पूछ रहा है। इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे क्या पूछ रहा है? इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्थापकों के राज्य स्तर पर होते हैं। जैसे देखिए, इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है। यह एक ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता सम्मिलित होते हैं। तो कौन सा इसमें सही है? तो देखिए, तो इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है सही नहीं है। ठीक है, क्या पूछा गया है? इसमें सही नहीं है। देखिए कौन सा है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्या है कि ग्राम सभा के बारे में पूछा गया, सही नहीं है। तो देखिए इसके कार्य और शक्तियाँ ग्राम स्तर पर उसी प्रकार से हैं जैसे राज्य व्यवस्थापक के राज्य स्तर पर होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब और क्या कह रहा है? इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता नहीं, ये गलत है। तो इसमें रॉन्ग यही हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। तो हमारा देखिए पंचायत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंचायत इंपॉर्टेंट है। पंचायत क्षेत्र से इसके बाद जरूर आप टॉपिक पढ़ के जाइएगा। और इसका ये 243 खंड खा के अनुसार ग्राम सभा का तात्पर्य ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी व्यक्तियों से मिलकर बने निकाय को क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। कहने का मतलब यही है। और नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? कहने का मतलब ये है, क्या पूछ रहा है आपको? क्वेश्चन है दो भाग। कभी कभी क्वेश्चन समझ में नहीं आता कह क्या रहा है। क्या पूछ रहा है? नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है, तो कौन सा है? तो क्या हो जाएगा हमारा? तो देखिए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना नहीं। पर्यावरण का संरक्षण, हाँ देखिए पर्यावरण का जो संरक्षण है ये हमारे किसमें है? मौलिक कर्तव्य भी है। मौलिक कर्तव्य में किसमें है? 51 का में तो मौलिक कर्तव्य 51 का के छठे में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण है। और इसमें क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण का संरक्षण दिया है, तो अनुच्छेद 48
अनुच्छेद 48 का में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 48 का में। तो ये है अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलाएं, किसमें है? ये हमारे मौलिक कर्तव्य में है। समान नागरिक संहिता ये किसमें है? केवल ये नीति निर्देशक तत्व में। तो इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा? ये दोनों भाग है, तो ये जो भाग हो गया पर्यावरण का संरक्षण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी? तो चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी अधिनियम 1919 का अधिनियम। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति मिलने के साथ 23 दिसंबर 1919 को ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ की उद्घोषणा के माध्यम से भारतीय रियासतों के लिए 120 सदस्यों वाले चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसका उद्घाटन 1921 में किया गया था। अब देखिए कथन और अभिकथन क्रिया देखिए दूसरे के। देखिए क्या? निम्नलिखित में से किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार की एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। देखिए कहने का मतलब ये है कि दोनों तो सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं है। यानी क्या बोलेंगे? ए और बी दोनों सत्य है, किंतु आर रीजन ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों, यानी संसद क्या करता है? संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। तथापि इसी अनुच्छेद के परंतु के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद के राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तुत किया जाता है, ये जा सकता है। यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों में से किसी क्षेत्र, सीमा या नाम को परिवर्तित करता है तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। हालांकि इस संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर राज्यमंडल द्वारा विचार न प्रस्तुत करने की स्थिति में उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सत्य हैं, लेकिन वो व्याख्या नहीं। कहने का मतलब यही है कि उस प्रेसिडेंट पे यानी राष्ट्रपति पे कोई भी दबाव नहीं है। राष्ट्रपति पर कोई भी दबाव नहीं है कि आपने कि उनका ये चीज़ मानिए आप। ठीक है, कोई भी बाध्य नहीं है कि राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव को मानना ही पड़े। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। क्या पूछ रहा है? संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होना है। यानी कहने का मतलब ये है, जो संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों का सृजित किया जा सकता है। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो हमारे दोनों सही है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। बताइए, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते नहीं। वित्त आयोग में पहले बताइए, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में आता है? तो 280 में आता है। वित्त आयोग कई बार पूछा गया, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है वित्त आयोग। तो इसमें क्या है? इसमें कितने अध्यक्ष हैं? तो इसमें जो अध्यक्ष हैं, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, याद रखिए, एक अध्यक्ष है और 4 सदस्य हैं। वो यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करते हैं। बताइए, ये अपना जो प्रतिवेदन होते हैं ये नीति आयोग को नहीं, वित्त आयोग किसके लिए कम करते हैं? नहीं, किसको देते प्रतिवेदन? तो ये राष्ट्रपति को देते हैं। याद रखिएगा, वित्त आयोग एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष 4 सदस्य होते हैं। ये अपना प्रतिवेदन किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो दोनों हमारे गलत हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? 20 का हिस्सा नहीं है। दोहरे दंड की धारा, कायोत्तर विधि, यातना के विरुद्ध निषेध, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध। तो ये सब हमारे हैं अनुच्छेद 20 का, लेकिन जो हमारे यातना के विरुद्ध निषेध है यह अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन है? तो कौन है ये? मीरा कुमार। एबीपी भाइयों की ही है, मीरा कुमार थी, जो जून 2009 से 15वीं लोकसभा की स्पीकर बनी थी। प्रथम महिला स्पीकर पूछ रहे हैं, तो आपका डेट भी पूछे कब बनी हुई थी? जून 2000, ईयर भी आप देखिए 2009 में 15वीं लोकसभा में स्पीकर बनी थी। भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? क्या पूछा है? ये पूछ रहे हैं
भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की गई थी? तो किसके लिए? 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। देखिए, भारत संसद के संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रदान करती है। क्या पूछ रहे हैं? अनुच्छेद इसका शायद मिस है कुछ, इससे कुछ मिस है। क्या पूछ रहे हैं? अनुच्छेद कुछ मिस है। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है। बताइए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। तो ये हमारा आंसर ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए, यहाँ से भाग से भी क्वेश्चन बनते हैं कि 22 भाग हैं तो आपको सारे भाग आने चाहिए। ठीक, देखिए जो राजभाषा है हमारे, ये 17वीं से है। सही है। राज संघ क्षेत्र है जो हमारा है, ये राज संघ क्षेत्र 8 से है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र 10 से है। अधिकरण ये क्या 11 से हैं? तो जो हमारा अधिकरण है ये 14A से है। जो अधिकरण क्या है? 14A से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण। ठीक है, देखिएगा, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है कौन? पंचायतों के बताइए, क्या भारत का निर्वाचन आयोग पंचायत के लिए करता है? नहीं। पंचायती राज आयोग। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। याद रखिएगा। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 की प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय होनी चाहिए। अशोक मेहता बोलता है। बताइए, क्या कौन सा सही है? पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। इसने पूछा है कौन सा सही है? तो हाँ, इसने सही कहा था कि पंचायती राज 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। सही है। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है, तो ये गलत है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी, केवल एक सही है। ठीक, और ये गलत क्यों होगा? क्योंकि जो राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को नहीं, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जनपद का विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही देखिए क्रम में आगे लगाने के लिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, संविधान सभा की प्रथम बैठक। देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक आप सब जानते हैं कब हुई थी? प्रथम बैठक, तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर हुई। 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान, फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? प्रारूप समिति की जो हमारी नियुक्ति हुई थी, सेकेंड, जो प्रारूप समिति की हमारी जो नियुक्ति हुई थी, ये हुई थी 1947 में। 1947 में हुई थी, याद रखिएगा। और बैठक कब हुई थी? 1946 में। 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी। और क्या पूछा हुआ है? भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया है? बताइए। ये 26 नवंबर, डेट पूछी जाती है, 26 नवंबर 1949 को नियमित किया जाता है। भारतीय संविधान के प्रभुत्व होने की तिथि, तो भारतीय संविधान प्रभुत्व होने की तिथि ये 1950 में। कब? 26 जनवरी 1950 को। आपको पूरा डेट और सब याद रखना है, ठीक है? 50 को। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया है? ए भारतीय सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में। प्रारूप समिति की नियुक्ति 1947 में। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया है? 1949 में। प्रवृत्त होने की तिथि 1950 में, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए जो विधि हैं, कार्यविधि मान्य होते हैं। क्या कहने का मतलब ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया, जो उनका निर्वाचन हुआ है सर्वोच्च न्यायालय ने शून्य घोषित कर दिया है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि जितने भी वो कार्यविधि किए हैं तो मान्य होंगे, यही है। ठीक, तो मान्य होंगे। भारत के एक राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विधान परिषद के बारे में पूछ रहा है। विधान
एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य ही होने चाहिए। तुम्हारे सही है। पहला क्या है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए। 1/3 से अधिक नहीं होने चाहिए। तो हमारे दोनों सही हैं। नीचे दिए गए कथन है। राष्ट्रपति संसद का भाग है, बताइए। राष्ट्रपति संसद का भाग है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। तो देखिए राष्ट्रपति जब तक सहमति नहीं देंगे तब तक कानून नहीं बन सकता है। ये सही है। राष्ट्रपति संसद का भाग है। क्यों भाग है? तभी क्योंकि वो जब संसद के दोनों सदन कोई विधेयक पारित कर देते हैं तो उस पर अपनी सहमति देते हैं। तो दोनों हमारे सही हैं, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकार के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? मतलब कथन दिए गए हैं, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण जो भी मूल अधिकारों को लागू करने का समुचित है उस रिट का प्रयोग कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय। संसद को अधिकार व कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपने अधिकार स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो हमारा ऑप्शन दोनों सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये देखिए अनुच्छेद 324 किससे रिलेटेड है? निर्वाचन आयोग से। अनुच्छेद 280 भी हमने बताया वित्त आयोग से। अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग में। अनुच्छेद अनुसूचित जाति एवं जाति आयोग, तो वो हमारा किससे? 338 से है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए ये देखते हैं। महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित हो। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो महान्यायवादी है ये उसकी ऐसी नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है, न्यायाधीश के लिए होती है, वही योग्यता हमें चाहिए। ठीक है, यह सही हो। महान्यायवादी को उनके पद से उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नहीं। देखिए जो महान्यायवादी होते हैं ना, ये महान्यायवादी होते हैं, ये राष्ट्रपति के यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, जो महान्यायवादी का जो पद आता है किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 76 के अंतर्गत। और आर्टिकल 76(1) में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। देखिए कहने का मतलब यही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ये राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसी प्रकार से भी महान्यायवादी की भी नियुक्ति होगी। लेकिन जो हम महान्यायवादी को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब चाहे राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है। अब आइए अर्थव्यवस्था में। देखिए क्या है, अब हम पॉलिटी निष्कर्ष निकालेंगे। पॉलिटी में थोड़ा सा क्वेश्चन, इतना टफ तो नहीं था, लेकिन हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस था। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे ना तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, 2-3 को छोड़कर। ठीक है, और अभी तक ऑल ओवर जब तक हमने देखा है तो तब तक एवरेज था, ठीक था। अर्थव्यवस्था देखिए, केंद्रीय बजट में आ गया कौन सा नहीं सही है। तो बजट से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा नहीं है। ब्याज भुगतान का कर एवं शुल्क की भागीदारी क्या है, और सब्सिडी ब्याज अच्छा। तो बजट से ये अपडेट कर लीजिएगा, वैसे पढ़ने कोई मतलब नहीं है। अब जो आ गया है 24-25 का उसको आप देखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो ये स्वैच्छिक समाज सेवा। देखिए स्वैच्छिक समाज सेवा में हमें क्या है, इसमें हमें कोई भी पैसे नहीं मिलते, हम अपने से ही समाज सेवा कर रहे हैं। बट जब किसान खेती करता है तो इसको जब जो भी सामान निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, उसको बेचने जाते हैं तो हमें अर्न होती है। नौकरी करते हैं, नौकरी अर्न के लिए ही करते हैं। परिवहन है, परिवहन भी हमारा क्या होता है, हम जब चलाते हैं तो उसमें भी अर्निंग ही होती है। निश्चय देखिए बजट से भी क्वेश्चन आ गया, बजट से भी क्वेश्चन आ गया। जितने बजट के क्वेश्चन है मैं आपको उसको हटा रही हूँ, लेकिन आप बजट जरूर पढ़ के जाइए। देखिए फिर बजट के क्वेश्चन से आ गए, देखिए 3 तक अभी हमें मिले। और देखिए भी बजट से ही है। बजट क्या है कि ये हमारा करंट से ही क्वेश्चन है। तो मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक योजना वर्ष सही सुमेलित नहीं है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 2015, रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014। देखिए जो दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना 2014 में आई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में ही आई थी, रूरल
हाउसिंग एंट्रेंस सब्सिडी स्कीम 2017 में आई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये जो हमारा आया था 2015 में नहीं, ये रुअर्बन मिशन ये आया था 2016 में। ठीक, देखिए स्कीम से तो क्वेश्चन बनते ही हैं, जो अभी नए नए स्कीम आए हैं को ध्यान में रख लीजिएगा। ये देखिए 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। ठीक है, ये भी करंट से ही क्वेश्चन से हैं। देखिए इकोनॉमिक में मोस्टली आप अगर ज़्यादा स्टैटिक नहीं पढ़ते हैं, स्टैटिक में आप देखिए, मैं इकोनॉमिक बता रही हूँ, स्टैटिक में आप बैंकिंग पढ़ लीजिएगा, बैंकिंग पढ़ लीजिएगा, रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ लीजिएगा, आरबीआई के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मौद्रिक नीति के बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और स्कीम के बारे में तो आप तो पढ़ेंगे ही, स्कीम के बारे में पढ़ लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ लीजिएगा। और कुछ रिलेटेड टॉपिक्स हैं, नीति आयोग है, योजना आयोग, कभी कभी क्वेश्चंस दे देते हैं डिटेल में। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, तो ये सबसे क्वेश्चंस हमारे बनते। वित्त आयोग हो गया, अभी 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है, उनके कार्यकाल के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये टॉपिक आप छोड़ के मत जाइए। गरीबी पढ़ लीजिएगा, बेरोजगारी पढ़ लीजिएगा, तो ये सब स्टैटिक में पढ़ लीजिएगा। और करंट में बजट आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बजट आपको पढ़ना है। ठीक है, बजट पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। तो अगर आप इतना पढ़, और स्कीम तो पढ़ना ही है, इतना अगर पढ़ लेते हैं ना, तो इकोनॉमिक्स के जितने 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं ना, 8 से 10 क्वेश्चन जो आते हैं आपके हो जाएंगे। ठीक, तो गरीबी ये भी हमारा करंट का ही है, लेकिन बता दे रही हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2022 17 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। इस दिवस का मुख्य थीम क्या है? व्यवहार में सभी के लिए गरिमा रहा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पीएम गति शक्ति योजना, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन है, स्कीम से ही क्वेश्चन है। देखिए जो मैं करंट के आ रहे हैं ना, बस मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ, और वरना ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, नई दिल्ली में 2021 में किया गया था। कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं स्टैटिक के फॉर्म में। इस योजना के तहत राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों जैसे कौन कौन से हैं? सड़क, रेल, एयरपोर्ट्स, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जल मार्ग एवं लॉजिस्टिक अवसंरचना से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2021 में किया गया था। तो स्टैटिक पार्ट है। संघीय बजट का भी क्वेश्चन आ गया है, तो बजट को अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य? जननी, तो जननी सुरक्षा योजना मुख्य उद्देश्य क्या है? हमें मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक है, इस मिशन का प्रारंभ कब किया गया था? 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई थी। उसकी योजना क्या था? गरीब गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना और मातृ दर एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है आपसे, मिलान में के रूप में दे दिया जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आया था? 2005 में आया था। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के प्रकार है? निर्धनता के कौन से प्रकार हैं? देखिए वैसे तो निर्धनता के 2 ही रूप होते हैं, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष गरीबी। लेकिन हमारे आयोग ने एक और व्यक्तिपरक निर्धनता को भी कहा है। तो गरीबी का तात्पर्य आधारभूत आवश्यकताओं तक पहुंच की असमर्थता से है, अर्थात जब व्यक्ति अपनी मौलिक जरूरतों को भी ना पूरा किया जाए। देखिए गरीब वही व्यक्ति होगा जो उसकी जरूरत की चीज़ है। जरूरत की चीज़ कौन सी हो गई है? खाना हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया। अगर वो भी नहीं पूरा कर पा रहा है तो गरीब की श्रेणी में आएगा। 2 रूप होते, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। लेकिन हमारा एक और व्यक्तिपरक निर्धनता 3 है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण देखा, क्वेश्चन आया। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्निर्मित किया गया है? ये भी करंट क्वेश्चन है, तो 2021 में। जो हमारा मध्याह्न भोजन योजना का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री पोषण शक्ति यानी पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। कब किया गया है? 2021 में। ठीक है, पीएम पोषण कर दिया गया है 2021 में। ये बजट से भी क्वेश्चन आ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कितने स्थापित किए गए हैं? 2023 में। अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कितने स्थापित किए गए हैं? 2023-24 में 30 हैं। संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकताओं को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? तो सतत विकास कहते हैं। तो देखो यहाँ पे सतत विकास से 5 क्वेश्चन आ चुके होंगे हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। एवं नगरीकरण के बारे में आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1872 में किया गया था, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लेकिन भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ये क्या होता था? ये लगातार फिर यहाँ से स्टार्ट होने लगा था। लेकिन पहली बार पूछा है तो हमारे ऑप्शन में क्या है? 1871 है, तो हम 1881 है, और 1850 है और 1861 है। तो हम
हम ऑप्शन तक जाएंगे लगभग, तो वर्ष 1871 में, और यही आयोग ने माना है। जब कभी विकल्प न दिया गया हो तो ऐसे आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव, दिए गए कूट के आधार पर सही चयन कीजिए। यानी कि आपको इसको समझिए, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान, मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में पूछ रहा है। तो आर्थिक विकास का, जो हमारा आर्थिक विकास का है, आर्थिक विकास अगर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव जरूर पड़ता है, और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि एक दूसरे के ये पूरक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो दोनों हमारे सही हैं। भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो वर्ष 2070 तक भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य वर्ष 2070 तक रखा गया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, ऐसे थोड़ा सा इसको टफ करने की कोशिश की गई है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा अगर आपको एक भी अगर आपको पता है ना, तो आप थोड़ा से टिक कर ले जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं हमारा जनसंख्या के सिद्धांत और सिद्धांतों के प्रतिपादक। देखिए, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, सामाजिक अब समायोजन के सिद्धांत, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। आप देखिए, अगर आपने देखिए यहाँ पे देख रहे प्रतिपादक माल्थस है, माल्थस के बारे में तो पढ़ा होगा। तो माल्थस ने सिद्धांत कौन सा दिया था? जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति। क्या डी का 2 कहीं दिख रहा है? डी का 2 कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। एक तो हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। डी का 2 माल्थस हो गया। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति का सिद्धांत माल्थस ने दिया था। एडविन केनन ने क्या किया था? उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत दिया था, यानी कि ए का 3। तो ए का 3 यही है, तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। और भी हम लोग देख ले रहे हैं। आइए, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन केनन, सामाजिक अब समायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉम्पसन, जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत ये किसके हैं? माल्थस के हैं। अब भाई राज्य विशेष, ये देखिए करंट से क्वेश्चन है। फरवरी यूपी विशेष की बात किया जा रहा है, राज्य विशेष यानी यूपी विशेष की बात की जा रहा है। ठीक है, ये देखिए करंट से क्वेश्चन है इसमें। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की गई है? तो वो 149। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित? अनूठी उपहार योजना, माँ शक्ति उद्यमिता योजना, कौशल्या स्मारक योजना, स्त्री निधि योजना। तो ये हमारा कौन से केवल उत्तर प्रदेश से? अनूठी उपहार योजना ही हमारे उत्तर प्रदेश से है। और देखिए जो मातृ शक्ति योजना है, ध्यान रखिए ये कहाँ की है? हरियाणा है। कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में है। स्त्री निधि योजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में है। और अनूठी उपहार योजना है, इसके क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई है। इसके तहत प्रदेश के सर्वाधिक टीकाकरण करने वाले जिलों में लॉटरी सिस्टम के जरिए उपहार देने की व्यवस्था की गई। अनूठी उपहार योजना 2021 में कोविड जो टीकाकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए उपयोग की जाती है, यानी कि जहाँ पे ज़्यादा होगा तो उसको गिफ्ट के तौर पर दिया गया। और वहीं पर मातृशक्ति हरियाणा, कौशल मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, स्त्री निधि योजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी है? गंगा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश की योजना है। जो मनरेगा है हमारा केंद्रीय सरकार, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन केंद्रीय है। पंडित नेहरू उत्कर्ष योजना ये हमारी क्या है? ये भी है। लेकिन जो गंगा एक्सप्रेसवे है ये हमारे उत्तर प्रदेश की योजना है। ठीक, गंगा एक्सप्रेसवे भी पूछा जाता है। ठीक है, कहाँ से है ये? मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए, यानी कि पश्चिमी भाग मेरठ को प्रयागराज से, यही पूछ लेता है कि कहाँ कहाँ से जोड़ता है। तो ये निर्माण जो ये है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। आधारशिला शाहजहाँपुर में रखी गई है। इसकी कुल लगभग है 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है। अब आइए 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? तो खान बहादुर खां बरेली, खान बहादुर खां। देखिए ये भी PYQ के ही है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और ये सब हमारी स्कीम से हैं, कौन से क्वेश्चन हो गए हैं। और आप नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के फंडा निधि कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 1 से क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन अब जो भी हमारा 1 आया है ना 2023 का आया हुआ है, तो वही आंकड़ा आप न्यू अपडेट रखिएगा। तो इसको मैं आपको बता नहीं रही हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। देखिए समसमायिकी आप देख रहे हैं 126 से लेकर के कहाँ तक है? 126 से लेकर के 141 तक है। तो ये सब मैं आपको नहीं बता रही क्योंकि ये सब बदल गया है। क्या मतलब इसको पढ़ने में, बस आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता कौन कौन है? साहित्य अकादमी से पूछा गया था क्वेश्चन। न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया था। G20 के बारे में पूछा गया था। 2 फरवरी में जो केंद्रीय बैंक करेंसी नोट से ब्रिटिश राष्ट्रीय घटाने की घोषणा किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया में ने किया था। तो ये सब क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन, तो करंट में बता रही हूँ। अब आइए देखते हैं मिसलिनियस। डेकिन विश्वविद्यालय फंडामेंटल के कथनों में से कौन सा सही है? यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला प्रथम विदेशी विश्वविद्यालय है।
ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है? नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने को मंजूरी मिली है। यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। इसकी कोई शाखा भारत में स्थापित की जाएगी। डीकिन विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में है। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिषद में स्थापना करेगा। डीकिन ऑस्ट्रेलिया के डीकिन विश्वविद्यालय को भारत में अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने की मंजूरी प्राप्त की गई है। अभी करेंसी ही है। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन से, ये भी हमारे हैं। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक से तो गुन्नार मिर्डल से। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद कहलाते हैं, यानी कि जीरो कॉल या मरुद्भिद कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना है, ये भी पीवाईक्यू का ही है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। देखिए रिपोर्ट जो प्रकाशित की जाती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल जलान है। कौन है? फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस की बिमल जलान है। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह 1611 में जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा गाता था। कैप्टन हॉकिंस के बम नहीं, जेम्स फर्स्ट के दूत के रूप में भारत आया। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। इस प्रकार स्पष्ट है कि हॉकिंस 1608 में कब आया था? 1608 ईस्वी में भारत आया था। वह जेम्स फर्स्ट का दूत नहीं था। उसे तुर्की भाषा का ज्ञान था, वो बहुत अच्छा बोलता था। लेकिन उत्तर कुंजी में सी को सही माना है, जो कि ट्रू है। इसमें दोनों अपवाद पे रखा गया है। निम्नलिखित में से किसने स्पेयर पुस्तक लिखी है? तो प्रिंस हैरी। स्पेयर पुस्तक की रचना प्रिंस हैरी द्वारा की गई है। इस किताब में उन्होंने अपने जीवन और शाही परिवार के बारे में बताया है। प्रिंस हैरी। पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल में निधन हुआ है, ये भी हमारा किसका है? करंट सही है। उसमें उनके बारे में पूछ रहा है क्या है? वह जर्मनी के मूल निवासी हैं। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। बिल्कुल सही है, पोप जर्मनी के हैं। उनकी मृत्यु हुई। जब कोई हमारा ऐसा होता है ना, जब किसी की मृत्यु होती है, बहुत ज़्यादा रेयर कुछ मतलब कुछ होता है उनके बारे में, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा ही है। आपने देखा है कि इकोनॉमिक्स में भी करंट्स पूछा गया है। अभी हमने मिसलेनियस भी डिस्कस किया, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमको मिले हुए हैं, ठीक है। और हमने यूपी के बारे में भी हमने पढ़ा है, यूपी स्पेशल बारे में पढ़ा, उसमें भी स्कीम में करंट उससे भी क्वेश्चन पूछे गए। कम से कम अगर मैं बात कर रही हूँ तो करंट से 30-35 तो क्वेश्चन करंट से ही होंगे। 30 से 35 क्वेश्चन करंट से ही होंगे। और मतलब अभी हमने देखा पीवाईक्यू से भी लगभग 30 से 35 ही क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे गए थे। कुछ डायरेक्ट पूछ लिए गए थे, कुछ उसके एक्सप्लेनेशन के द्वारा ही हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है। इसमें से इन्वायरमेंट पूरा था, पर्यावरण मतलब, और पूरा साइंस था थोड़ा बहुत छोड़ करके। और हमने क्या मिला था हमें? इकोनॉमी से भी क्वेश्चन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से भी हमें 4-5 क्वेश्चन देखने को हमें मिले हुए थे। तो आप देख रहे हैं, देखिए 35-35 70 हो रहा है। 35-35 मान लीजिए, इसमें का 70 हो गया, और हमें 95 प्लस कुछ करना, 70 हो गया। और 20 क्वेश्चन हमने और पढ़ लिया है, स्टैटिक पढ़ लिया है। स्टैटिक में जो कुछ न्यू, क्योंकि न्यू भी देंगे ना, हाँ न्यू भी, तो वह 20-30 क्वेश्चन हमने अगर वहाँ से कर लिया तो हमारा कट ऑफ आराम से निकल जाएगा। देखिए हमारे क्या होता है ना, हमारे क्वेश्चन वही गलत होते हैं जो हमें आते हुए होते हैं, वही हमें मेरिट से बाहर करते हैं। तो आप पीवाईक्यू को 2 से 3 बार जरूर पढ़ के जाएं। यही मेरा बनाने का उद्देश्य था कि पीवाईक्यू आपसे छूटे ना। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं। अब देखिएगा मैं पीवाईक्यू 2022 से 21-20 जल्दी लेकर आऊँगी, ताकि आप जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा पीवाईक्यू का। और इसीलिए बस मेरा लाने का ही उद्देश्य था कि बस जल्दी से जल्दी आपको पता चले कि पीवाईक्यू का वेटेज कितना है। आप देख रहे हैं कम से कम पीवाईक्यू का कम से कम मुझे 30 से 35 को इससे ज़्यादा ही मिले हैं, 40 तक ही को मिल गए हों, आपने देखा होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।